है। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां अंबानी केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद कोर्ट ने सचिन वाजे को 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। इसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने वाजे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उधर महाराष्ट्र बीजेपी ने वाजे का नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर डाली है। अंबानी बॉम्ब स्केयर मामला, जो कि फिलहाल मनसुख हिरेन की मौत पर अटका है, जिसमें एपीआई रह चुके सचिन वाजे को फिलहाल मुंबई के सेशन कोर्ट पर ले आई है। एनआईए की टीम बताना चाहेंगे कि कल ही के दिन 12 से ज्यादा घंटे लगातार उनके साथ पूछताछ हुई, जिसमें उन्होंने कुछ तथ्यों को कबूला। वहीं एनआईए की टीम ने अपनी जांच में ये पाया कि कुछ चीजें ऐसी थी जो सचिन वाजे झूठ कह रहे थे। मनसुख हिरेन मौत मामले में मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने सचिन वाजे को 25 मार्च तक एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। वाजे पर स्कॉर्पियो में विस्फोट रखने के षड्यंत्र का आरोप है। इस बीच सचिन वाजे के साथ काम करने वाले उनके सहयोगी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी की पिछले काफी देर से पूछताछ चल रही है। रियाज काजी सचिन वाजे के साथ काम करने वाले उन 4 अधिकारियों में शामिल हैं जिनसे एनआईए पूछताछ कर रही है। शनिवार को एनआईए की टीम ने सचिन वाजे से 13 घंटे तक पूछताछ की। सुबह 11 बजे से चली पूछताछ रात करीब 11:50 तक चली। इसके बाद अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार को रखने के मामले में सचिन वाजे को अरेस्ट कर लिया गया। आर्टिकल 142 ये अभी भी इन्वोक हो सकता है इस मैटर में, जिसको कहने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट स्वतः कर सकती है। टू डू कंप्लीट जस्टिस, संपूर्ण न्याय के लिए अगर कोई क्षेत्र खाली पड़ा हो तो उसको भर सकती है सुप्रीम कोर्ट की अपनी इनहेरेंट पावर से। और तीसरी, चूंकि ये ट्रायल ऑफ केस नहीं है, ट्रायल को ट्रांसफर का केस नहीं है, नहीं तो सीआरपीसी के 406 में 406 में जाता है। विस्फोटक कार रखने का मोटिव जानने की कोशिश से साफ है कि विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार अकेले नहीं थी। उस कार के पीछे एक सफेद रंग की इनोवा गाड़ी भी आई। इस गाड़ी के बारे में खबर आई है कि इसे क्राइम ब्रांच के अधिकारी इस्तेमाल कर रहे थे। क्राइम के एपीआई सचिन वाजे जी को हिरासत में लेना, ये मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। क्राइम ब्रांच का पुलिस ऑफिसर खुद टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल है। एनआईए खास तौर पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार रखने का मकसद क्या था। सचिन वाजे के सहयोगी रहे रियाज काजी सहित इन 4 अधिकारियों से इसी बाबत लगातार पूछताछ चल रही है। मुंबई ब्यूरो के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हालांकि एनआईए ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर अब महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुंबई पुलिस एटीएस परमवीर सिंह ने जो उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ओसामा सचिन वाजे के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे? अब ये आगे देखो क्या बाहर आता है। इसमें जब तक पूरी जानकारी न मिल जाए और उनके पास जो जिन्होंने जांच की है, क्या जांच के अंदर निकला है, ये सब सामने आना चाहिए। उसके बाद कुछ बोलना उचित होगा। वाजे के मुख से ऐसे कौन से नाम निकलने वाले थे? वह नाम शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार को उन नामों का डर था। इसलिए हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, हो जाने दीजिए दूध का दूध पानी का पानी, कर नहीं तो डर किस बात का। सचिन वाजे की आप नार्को टेस्ट कराइए और जो भी सत्य है वो देश के सामने रखिए। तो बीजेपी हमलावर है, वहीं सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर उद्धव सरकार की मुश्किल बढ़ गई है। उधर शिवसेना ने भी तीखा हमला बोला है। मुकेश अंबानी के घर के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी, उसकी जांच, उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है। और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब जो जिलेटिन की कोई कांडियां मिले आपको, उस बारे में उसको अरेस्ट किया। उस मामले में एक मौत भी हो गई, बहुत ही रहस्यमय मौत है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये सभी
मामलों का गुने का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की। उसमें केंद्र से आकर कोई टीम को जांच करने की जरूरत नहीं। अगर कोई गुनहगार, कोई बड़ा षड्यंत्र है तो मुंबई पुलिस भी उसको ओपन कर सकती है। तो ये इतनी भागम दौड़ करके, खून पसीना बहाकर, भागम बहा करके 24 घंटे में जिस तरह से एनआईए यहाँ घुस गई, ठीक है, केंद्र की जांच एजेंसी, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये काम हमारी पुलिस भी कर सकती है। और अब महाराष्ट्र से चलते हैं बिहार, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो गया। 8 साल बाद उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। जेडीयू से ही अलग होकर उपेंद्र ने आरएलएसपी का गठन किया था। उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले भी नीतीश कुमार के साथ लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं, लेकिन दोनों नेताओं के संबंध हमेशा एक जैसे नहीं रहे। इससे पहले 2 बार नाराजगी की वजह से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश और उनकी पार्टी से अपना रिश्ता खत्म कर चुके हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन खुद एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। मुश्किल वक्त में कुशवाहा ने फिर से जेडीयू लौटने का फैसला किया, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें पूरा सम्मान देते हुए एंट्री के साथ पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। मेरे भाई बड़े भाई की तरह हैं। व्यक्तिगत रूप से हमने हमेशा उनका सम्मान किया है। बिहार की जनता ने उनको स्वीकार किया है, एक बार नहीं कई बार। अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का यह काफिला उनके नेतृत्व में बिहार में काम करेगा। सब लोगों को इस बात के लिए प्रसन्नता हो रही थी कि भाई उपेंद्र जी आप अगर ऐसा सोच रहे हैं और मन में ये बात है कि जो उन्होंने पार्टी बनाई है उस पार्टी को अब जनता दल यू के साथ कर लें और मिल करके हम लोग काम करेंगे, मिल करके लोगों की सेवा करेंगे, ये भावना बढ़ती चली जा रही है। इसको लेकर के मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने पार्टी में जिन लोगों को मालूम होता था सब लोग बड़ा खुश होते हैं। पार्टी के करीब करीब 150 लोग आएंगे और उनके तरफ से भी 150 लोग आएंगे और यहाँ पर मीटिंग होगी। आज जरा देख लीजिए कि कितने लोग, कुछ लोग किनके साथ जा रहे थे और वो कह रहे थे कि अकेले हैं। भाई ठीक तो है, तो अकेले हैं। आज ही आपको लोग जारी भी कर देंगे और जो हमारी इच्छा थी उसी इच्छा का पालन करते हुए आरसीपी सिंह ने पत्र भेज दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को तत्काल प्रभाव से, मतलब जस्ट अभी से, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से, ऐसा नहीं कि 14 तारीख के बाद से, आज ही से और अभी से ये जनता दल यू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन कुशवाहा की जेडीयू में वापसी पर आरजेडी ने तंज कसा है। काम करेगा। पिछले बहुत दिनों से माना जाता है ये कि भगवान रामचंद्र के 2 बेटे, एक लौ एक कुश, वही कुर्मी हैं और कोयरी हैं। तो सबसे तो अच्छा ये होता कि लौ का शासन 15 वर्षों का हो गया, तो अब लौ को चाहिए कि भाई अपने छोटे भाई कुश को भी स्थान दे। तो बेहतर तो ये होगा कि नीतीश जी मैंने उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएं और अपने जो है ये कोई ट्रेनिंग कैंप वगैरह खोलें पॉलिटिकल वर्कर को ट्रेंड करने के लिए। दादरा और नगर हवेली से लोकसभा के सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी नेताओं और केंद्रीय अधिकारियों की तरफ से किए गए उत्पीड़न की वजह से डेलकर ने आत्महत्या की। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने आरोप लगाते हुए कहा, डेलकर ने प्रधानमंत्री के साथ साथ भाजपा के बड़े नेताओं से कई बार मदद मांगी, लेकिन उन्हें कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया, जिसने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया।
नया खुलासा किया। सचिन सावंत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और नेता हैं, इन्होंने एक बड़ा खुलासा करके यह बताने का प्रयास किया किस तरीके से मोहन डेलकर को बचाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने आत्महत्या करने पर वो मजबूर हुए। क्या कहेंगे, किस तरीके से मोहन डेलकर के बारे में आपके पास बहुत सारे ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो आप आज खुलासा कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है और देश के लिए इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हो सकती कि देश के एक सांसद जिनके ऊपर जिम्मेदारी ये कानून बनाने की है, वो अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करे और बाकायदा 1.5 साल से जिस तरह से वो कह रहे थे कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका छल किया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे केस डालने की कोशिश हो रही है और वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और वहाँ के जो दादरा नगर हवेली के जो यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है उन्होंने किया है। और आत्महत्या करने के पहले इन्होंने फुहार लगाई थी और सभी जो संवैधानिक पदों के ऊपर बड़े लोग हैं जो मोदी सरकार में हैं, उन्होंने उनके सामने उनके दरवाजे खटखटाए थे। तो निश्चित तौर पर ये क्या जानबूझकर किया गया नजरअंदाज, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है और इसका हम कंफर्मेशन आज प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन से भी मांगना चाह रहे हैं और सदस्यों से कि क्या प्रिविलेज कमेटी के सामने जो 12 फरवरी को उनकी जो सुनवाई हुई थी उनके कंप्लेंट के बारे में, क्या उन्होंने कहा था कि वो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं या रिजाइन करने की सोच रहे हैं? अगर ये कहा होगा तो 10 दिन में उन्होंने आत्महत्या की है, तो सरकार क्यों मदद को नहीं आई? सचिन, जो लेटर आप दे रहे हैं, मीडिया में हमारे पास दे रहे हैं, वो लेटर में कितनी उसकी, अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें, विश्वसनीयता कितनी है? क्या लेटर वहाँ पे गया हुआ है, मिला है, नहीं मिला है? कई बार ये भी सवाल खड़े हो सकते हैं। देखिए, इसका जवाब तो अभी मेरे ख्याल से सरकार ने देना चाहिए। जहाँ तक बात है वो रिसीव्ड कॉपी है। निश्चित तौर पर ये जो लेटर हैं उन्होंने लिखे, सांसद का लेटर, तो ये इतना गंभीर मुद्दा है कि इसको हम इस तरह से नहीं ले सकते। ये देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये मेथोडोलॉजी थी, क्या सही में उनको जो कहा गया था, जो उन्होंने बाकायदा सुसाइड नोट में कहा था कि उनको अधिकारी जवाब दे रहे थे कि ऊपर से ऑर्डर है इसलिए हम आपको छल रहे हैं। इसमें बीजेपी जो है वो आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि जानबूझकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ सचिन वजह को आप लोग बचाने में लगे हैं और दूसरी तरफ मोहन डेलकर वाले मामले पे जानबूझकर आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, जो कि गलत है। देखिए, ये संवेदनहीन भारतीय जनता पक्ष, देखिए मैं ये समझता हूं कि इससे बड़ी कोई अहम बात हो नहीं सकती कि सांसद आके आत्महत्या कर रहा है और ऐसे वक्त में किसी ने भी एक संवेदना प्रकट नहीं की। कोई गलत हुआ है इसके बारे में कोई भावना नहीं इनके पास। और 2 परिमाण कैसे हो सकते हैं? आज भी आप यहां तो सभी के इस्तीफे मांग रहे हो, लेकिन सुसाइड नोट में जिनका नाम है वो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो भाजपा के नेता रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उनको पद से हटा भी नहीं रहे हो आप। क्यों नहीं हटा रहे हो? क्या दबाव नहीं आ सकता? क्या जांच के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते वो पद पर रहने के बाद? तो ये 2 अलग अलग मापदंड कैसे हो सकते हैं आपके? इसका जवाब तो भाजपा ने देना चाहिए। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। राकान खोल के में अगली खबर पंजाब से, जहां के पठानकोट में भारत पाक सीमा के नजदीक ड्रोन देखे जाने की खबर से हड़कंप मच गया। खबर के मुताबिक डिंडा पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन गतिविधि दर्ज की गई, लेकिन सीमा पर मुस्तैद जवानों ने जैसे ही ड्रोन देखा उस पर फायरिंग शुरू की गई। हालांकि फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया। इधर बीएसएफ पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रही है।